हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपके अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम विद्युत चुंबकत्व एवं चुंबकत्व का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे विथ सॉल्यूशन। तो दोस्तों, चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा दर्शाता है। ऑप्शन ए चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, ऑप्शन बी धारा प्रवाह की दिशा, ऑप्शन सी क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन डी चालक की दिशा। दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा चालक की दिशा को दर्शाता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों, इसमें जो तर्जनी उंगली है वो दोस्तों चुंबकीय वाहक बल एवं फ्लक्स तथा मध्यमा जो उंगली है वो विद्युत राशि या प्रेरित ईएमएफ की दिशा को दर्शाती है। यानी अंगूठा चालक की दिशा को, तर्जनी उंगली विद्युत चुंबकीय वाहक बल को, और जो मध्यमा उंगली है वो दोस्तों प्रेरित ईएमएफ या विद्युत राशि को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी d है तो उनके मध्य बल होगा। यानी दो चुंबकीय ध्रुव हैं, उनके मध्य d दूरी है तो उनके मध्य जो बल है वो होगा ऑप्शन ए d के प्रत्यक्ष समानुपाती, ऑप्शन बी d के व्युत्क्रमीय समानुपाती, ऑप्शन सी d के वर्ग के व्युत्क्रम समानुपाती, और ऑप्शन डी है d के वर्ग के प्रत्यक्ष समानुपाती। दोस्तों, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी d होने पर उनके मध्य जो बल होगा वो दोस्तों d के वर्ग के व्युत्क्रमीय समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसमें हम बल निकालने के लिए सूत्र इस्तेमाल करते हैं F बराबर के, इसमें नियतांक आता है m1 m2 बटा d स्क्वायर। यानी जो बल है वो d के व्युत्क्रम हो जाएगा, d स्क्वायर के व्युत्क्रम, यानी d के वर्ग के व्युत्क्रम होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए एक प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर में गुंजन प्रकार की ध्वनि इसकी वाइंडिंग में विकसित होती है, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, ऑप्शन डी सर्किट में वोल्टमीटर श्रेणी में आबद्ध होता है। दोस्तों, इसमें हमें सत्य कथन पूछा है तो सत्य कथन है ऑप्शन सी मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, यानी सी इज करेक्ट आंसर। जबकि वोल्टमीटर देखते हैं तो वोल्टमीटर दोस्तों श्रेणी क्रम में नहीं लगता, यह समांतर में लगता है। दोस्तों, गुंजन ध्वनि है वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में नहीं होती है, तो यह भी गलत हो गया। और ऑप्शन ए में देखते हैं एक प्रकार के ध्रुव या समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, एक समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं, जबकि असमान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को आकर्षित या पास पास खींचने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है ऑप्शन ए वस्तु की दृढ़ता, ऑप्शन बी चुंबकीय वस्तु के क्रांतीय बल के रेखाओं तक चालकता, ऑप्शन सी धारा चुंबक की दृढ़ता, ऑप्शन डी चुंबकन बल के निकलने पर लोहे के दंड में शेष चुंबकन। दोस्तों, एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है, दोस्तों पारगम्यता का अर्थ है ऑप्शन बी चुंबकीय वस्तु के क्रांतीय बल के रेखाओं तक चालकता। दोस्तों, यह प्रविष्ठम की विलोम होती है तथा चुंबकीय बल रेखाओं के विकास में सहायता प्रदान करती है। यह विद्युत परिपथ की चालकता के समान होती है। दोस्तों, चुंबकीय परिपथ की परमेबिलिटी विद्युत ये परिपथ में जो चालकता होती है उसके समानुपाती या उसके समान होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, आज का 5वां और सीरीज का 25वां क्वेश्चन। एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखाओं के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? दंड चुंबक है, उसके चारों ओर बल रेखाओं के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? देखते हैं। ऑप्शन ए पूर्वी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव तक, बी पश्चिमी ध्रुव से पूर्वी ध्रुव तक, सी दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक, डी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। दोस्तों, चुंबक के बारे में पूछा है
तो एक दंड चुंबक होती है, उसके दोस्तों बाहर जो बलरेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, और चुंबक के अंदर दोस्तों दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गति करती है। इस तरह से दोस्तों चुंबकीय बलरेखाएं चलती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिष्ठम का मात्रक है। प्रतिष्ठम का मात्रक पूछा है दोस्तों। प्रतिष्ठम को इंग्लिश में रिलक्टेंस कहते हैं। ऑप्शन ए एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, बी वेबर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सी एम्पियर टर्न प्रति वेबर, डी एम्पियर टर्न प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों प्रतिष्ठम या रिलक्टेंस का मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल होता है, दूरी के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी दूरी के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन डी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोस्तों दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच जो कार्यरत बल होता है, ये क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी कर चुके हैं, वो दोस्तों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस क्षति निम्न पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्र, ऑप्शन बी क्षेत्र के उत्क्रमण की आवृत्ति, ऑप्शन सी चुंबकीय सामग्री का आयतन, ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस क्षति वो किस पर निर्भर करती है, तो दोस्तों वो हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्र पर भी निर्भर करती है, क्षेत्र के उत्क्रमण की आवृत्ति पर भी निर्भर करती है, और चुंबकीय सामग्री का आयतन उस पर भी निर्भर करती है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, वो इन तीनों पर निर्भर करती है। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा है स्थिर विद्युत फ्लक्स के गुरुत्व की इकाई होती है। स्थिर विद्युत फ्लक्स के गुरुत्व की इकाई होती है। ऑप्शन ए फेरेड प्रति मीटर, ऑप्शन बी कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन सी वेबर प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्थिर विद्युत फ्लक्स के गुरुत्व की इकाई होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेबर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। यानी दोस्तों इसका जो सूत्र होता है बी बराबर फाई ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर, ये इसकी इकाई होती है। दोस्तों किसी भी स्थान पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की मात्रा को उस स्थान पर चुंबकीय फ्लक्स का जो डेंसिटी होती है या घनत्व होता है उसको हम बी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करते हैं वह निम्न कारण से है। ऑप्शन ए लेंज के नियम से, बी न्यूटन से, सी कूलॉम नियम से, डी फेराडे नियम से। दोस्तों ऐसा नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करती है वह किस कारण से, यानी वह किस नियम के अनुसार है, तो दोस्तों ऐसा हम जानते हैं कि लेंज के नियम से है, यानी ई बराबर माइनस एन डी फाई बटा डी टी। इसमें जो दोस्तों माइनस का चिन्ह आता है वो लेंज के नियम से ही आता है, यानी ये उसी का विरोध करती है जिसके कारण से यह उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन फ्लक्स की एक इकाई नहीं है। दोस्तों इन ऑप्शनों में से हमें यह बताना है कि इनमें से फ्लक्स की इकाई कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए वेबर, बी टेस्ला, सी मैक्सवेल, डी ये सभी। दोस्तों ये क्वेश्चन हम कल की सीरीज में भी कर चुके हैं। इसमें से जो फ्लक्स की इकाई है वो वेबर भी है और मैक्सवेल भी है, और ये दोनों ऑप्शन दोस्तों कल के क्वेश्चन में भी थे जिसमें हमने राइट आंसर वेबर माना था, क्योंकि वेबर है वो फ्लक्स की एसआई इकाई है। तो दोस्तों वेबर मैक्सवेल तो इसकी इकाई है, लेकिन टेस्ला है वो इसकी इकाई नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है कहलाता है। सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है कहलाता है। ऑप्शन ए पृष्ठमता यानी रिलेक्टिविटी, बी चुंबकीय वाहक बल यानी एमएमएफ, सी परमियंस यानी विद्युतशीलता, ऑप्शन डी रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठम। दोस्तों
जो सामग्री का गुण है जिसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है वो कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रतिष्ठम। यानी यह पदार्थ का वह गुण है जो अपने में चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जैसे परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के पथ या मार्ग में प्रस्तुत जो प्रतिरोध है उसी को हम प्रतिष्ठम कहते हैं। जिस तरह से विद्युतीय परिपथों में प्रतिरोध होता है उसी तरह चुंबकीय परिपथों में प्रतिष्ठम होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी प्रेरित धारा, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी प्रेरित ईएमएफ। दोस्तों जो लेंज का नियम है वो दोस्तों आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है। यानी जो प्रेरित धारा का नियम है वो दोस्तों किरचॉफ का धारा संबंधी नियम यानी केसीएल जो आवेश संरक्षण पर आधारित है वो भी। और दोस्तों लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण दोस्तों इसमें लेंज का नियम पूछा गया है तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। और जो प्रेरित ईएमएफ है वो फैराडे के नियम पर आधारित है। प्रेरित धारा की दिशा दोस्तों वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित होती है, उसी नियम से हम ज्ञात करते हैं। यानी लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार जब तर्जनी उंगली फील्ड या फ्लक्स की दिशा की ओर इशारा करती है तब बीच उंगली निम्नलिखित की दिशा की ओर इशारा करेगी। ऑप्शन ए चालक में धारा, बी चालक की गति, सी चालक पर परिणामी बल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चालक में धारा। जो बीच की उंगली है वो चालक में धारा को प्रदर्शित करती है। तर्जनी उंगली है वो फील्ड या फ्लक्स की दिशा की ओर इशारा करती है और बीच की उंगली दोस्तों चालक में धारा को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम खाली स्थान पर लागू होता है। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए जनरेटर, बी मोटर, सी प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटर और डी ट्रांसफार्मर। दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो दोस्तों डीसी मोटर पर लागू होता है। यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार प्रथम उंगली बल रेखाओं की दिशा को, द्वितीय उंगली धारा की दिशा को तथा अंगूठा है वो चालक की दिशा को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसमें ध्यान रखना जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो जनरेटर पर लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। परिपथ में पट्टित लोहे को सदा खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए एडी धारा क्षति को कम करने के लिए, बी ताप विकिरण बढ़ाने के लिए, सी संयोजक को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए और डी परिपथ की पारगम्यता कम करने के लिए। दोस्तों जो पट्टित लोहे है वो किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एडी धारा क्षति को कम करने के लिए। दोस्तों एडी धारा क्षति का सूत्र क्या होता है। डब्ल्यू ई बराबर बी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर और वी, ये इसका सूत्र होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ताप वैद्युत युग्म, ताप वैद्युत युग्म। दोस्तों इसमें एक बार मैं आपको बता देता हूँ जो टी है यानी पट्टित करने के लिए जो मोटाई होती है वो कम हो जाती है और वो कम होने के कारण जो एडी करंट लॉस है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए पहले वो 4 थी इसकी मोटाई तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो हम 16 होगा और अब इसको आधी कर दिया 2 तो 2 का स्क्वायर यानी 4। तो इसके अंदर दोस्तों ये कम हुआ, इसी वजह से एडी करंट लॉस है वो कम हो जाता है। यानी टी उसकी मोटाई कम करेंगे और मोटाई कम करने से जो हानि है वो भी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है ताप वैद्युत युग्म खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए सीबेक प्रभाव, बी फैराडेज नियम, सी लेंज नियम और डी गॉस नियम। जो ताप वैद्युत युग्म है दोस्तों वो सीबेक प्रभाव पर आधारित है। यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर सीबेक प्रभाव। दोस्तों ताप मापन के लिए प्रयुक्त थर्मोमीटर यंत्र सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। इस प्रभाव के अनुसार दो असमान धातुओं के चालकों को जंक्शन पर जोड़कर यदि जंक्शनों के बीच तापांतर उत्पन्न किया जाता है
तो दोस्तों जंक्शनों के बीच से जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिणाम जंक्शनों के बीच तापांतर के समानुपाती होता है। इनके तापमापन की सीमा 270 डिग्री सेल्सियस से तो 2700 डिग्री सेल्सियस तक होती है। 100 डिग्री सेल्सियस तापांतर के लिए उत्पन्न विद्युत वाहक बल दोस्तों, जैसे देखते हैं हम, क्रोमेल कॉन्स्टेंटन के लिए 7.5 मिलीवोल्ट, आयरन कॉन्स्टेंटन के लिए 5.5 मिलीवोल्ट, क्रोमेल एल्यूमेल के लिए 4 मिलीवोल्ट और निकिल आयरन के लिए 2 मिलीवोल्ट होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सीबेक प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण में प्रेरित ईएमएफ बराबर चुंबकीय फ्लक्स के बदलने की दर, यहाँ ऋण जो चिन्ह दे रखा है ये वाला दोस्तों, उसके बारे में पूछा है। दोस्तों ऑप्शन ए में दे रखा है लेंज का नियम, बी में दे रखा है फैराडे नियम, सी में दे रखा है बायोट सेवर्ट नियम, डी में दे रखा है दोस्तों एम्पियर का नियम। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऋणात्मक चिन्ह है वो लेंज के नियम से आता है, यानी जिसके कारण वो उत्पन्न होती है उसी का वो विरोध करती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेंज का नियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ससेप्टेंस का व्युत्क्रम होता है, ससेप्टेंस का व्युत्क्रम होता है। ऑप्शन ए एडमिटेंस, बी चालकता, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी रिएक्टेंस। दोस्तों ससेप्टेंस का जो व्युत्क्रम होता है वो रिएक्टेंस होता है और विद्युतीय परिपथ में चालक का व्युत्क्रम प्रतिरोध, चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। स्व प्रेरण की इकाई क्या होती है? दोस्तों स्व प्रेरण की इकाई क्या होती है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस की इकाई पूछी है। ऑप्शन ए ओम, बी न्यूटन, सी टेस्ला, डी हेनरी। दोस्तों जो स्व प्रेरण की इकाई है वो हेनरी होती है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हेनरी। तो चलिए दोस्तों